Hello children, today we are going to start with chapter 7, that is imposition of new rule, colonial agrarian policies और उनके impact. So in this chapter we will study about the new rules that was imposed at that time and what is colonial agrarian policies और उनके impacts क्या थे. So let's introduce first what is land revenue. So land revenue has always been the main source of income for the ruler. But what exactly was the land revenue? अगर हम बात करें, ये वो अमाउंट था जो हम फार्मर्स को पे करते थे, राइट? जो किंग जो थे, जो भी पार्ट मतलब जो भी फार्मर्स को क्या करते थे, पे कर. सो व्हाट इज इट इज द अमाउंट दैट इज पेड बाय द फार्मर टू द किंग, मतलब किंग को दिया जाता था. So as a state majority got its income through the land revenue, the system of collecting land revenue underwent a change. देखो अलग अलग टाइम में अलग अलग चेंजेस आए. ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड अगर हम बात करें तो लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया. और वो फिक्स कितना कर दिया गया था? जो भी आप प्रोडक्टिव लैंड है उसका जो कंसेशन था, मतलब अगर कोई फ्लड आ गया है और ड्रॉट आ गया है तो लैंड को कंसेशन दिया जा सकता था. बट द जॉब ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वॉज इंटरेस्टेड विद द जमींदार और रेवेन्यू कलेक्टर. किसके पास से कौन कलेक्ट करता था रेवेन्यू? रेवेन्यू कलेक्टर्स या फिर जमींदार. So these zamindars were intermediary between king and farmers. So revenue collection has been a backbone of the state economy. So what is revenue collection? So agriculture जो था वो एक मेन ऑक्यूपेशन था इंडिया का सिंस एजेस. लैंड हैज ब्रॉट ह्यूज रेवेन्यू टू द किंग ऑफ द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड. और जो कंपनी थी वो एक्सट्रैक्ट करती थी लार्ज रेवेन्यू फ्रॉम लैंड टू फाइनेंस इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटी. The tax on land was raised and the economic situation of the Bengal was worsened and artisans were leaving villages since they were being forced to sell goods to the company at lower price. Now we have British agrarian policy. हमारे पास 3 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम थे. फर्स्ट इज परमानेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम. सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट की, जो कब आया था? 1793 में आया था. एंड कौन लेके आया था? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग. एंड द कंपनी ऑक्सटेंड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर. और जो सिस्टम पर ये जो सिस्टम था ये सक्सेड नहीं कर पाया. In order to ensure stable and fixed income, what happened? Company under the governmentship of Lord Cornwallis, उन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम लैंड रेवेन्यू को फिक्स करेंगे बंगाल और बिहार में. लेके कौन आया था? वॉरेन हेस्टिंग, राइट? और कॉर्नवालिस ने क्या करा? उन्होंने डिसाइड करा कि हम फिक्स कर देंगे, राइट? परमानेंट बेसिस पे बंगाल और बिहार में दिस सिस्टम केम इनटू इफेक्ट इन 1793. द जमींदार्स बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड and who had to pay the fix. जो जमींदार थे वो ऑनर थे लैंड के, जिन्हें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना था हर एक साल में. So in the case of failure to do so, he could be evicted, the land could be given to someone else and the system proved to be beneficial for the government. So peasantry suffered badly and they were often exploited to pay more revenue and the system also created new social class. और एक नई social class भी क्रिएट हुई. क्या क्या मैरिट्स थे इसकी? लेट्स टॉक अबाउट द मैरिट्स. फर्स्ट इज द कलेक्शन सिस्टम वाज सिंपल एंड चीप एंड वाज एक्सेप्टेड. भाई वो इससे हो सकता था कि जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी ना वो भी इंक्रीज हो जाएगी. द कंपनी गॉट अ फिक्स रेवेन्यू रेगुलरली एंड ड्यू टाइम एंड सेव फॉर फ्रीक्वेंट चेंजेस. कोई फ्रीक्वेंट चेंजेस होता है. और डीमेरिट्स क्या थी? कि दो पीजेंट्स वर लेफ्ट टू मर्सी. भाई जमींदार के उस पर छोड़ दिया गया, अब जमींदार की मर्जी है, राइट? So they had no protection. भाई कोई प्रोटेक्शन नहीं थी उनकी डिमांड की. So the government would not get any increase in the share even if the value of the land increase. भाई अगर ऐसा होता है कि जो लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है उसके बाद भी गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं मिलेगा. The system gave rise to class of absentee landlord. फिर आता है रैयतवाड़ी सिस्टम. बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी कंपनी ने क्या करा? एक कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया लार्जर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया पे. और इससे क्या हुआ? प्रॉब्लम हुई हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में. तो परमानेंट सेटलमेंट ने क्या प्रूव करा? टू बी फाइनेंशियल लॉस फॉर द कंपनी एंड इट हैज टू गो एडिशनल इनकम मेड बाय द जमींदार. तो परमानेंट सेटलमेंट से क्या रिजल्ट हुआ? लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रैयत, राइट?
So the result was the formulation of रैयतवाड़ी system introduced in Madras and Bombay, and it was an agreement. ये एक agreement था रैयत और company के बीच में. In this system, company ने क्या recognize करा रैयत को as the owner of land or cultivator. Then we have some merits and demerits. Merits क्या है रैयतवाड़ी system की? The cultivator was recognized as the owner of his land. जो उस पे cultivation करेगा वही ऑनर होगा लैंड का एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड, जब तक वो लैंड रेवेन्यू पे करेगा. इन सिंपल वर्ड एंड प्रैक्टिकल सिस्टम, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन विच वुड बी कन्वीनियंट बोथ फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट के लिए भी और जो उसको गवर्न कर रहा है उसके लिए भी क्या होगा, कन्वीनियंट होगा. एंड द कंपनी वॉज नॉट अ फाइनेंशियल लूजर बिकॉज इट कुड इंक्रीज इट शेयर आफ्टर रेगुलर इंटरवल. नेक्स्ट इज डीमेरिट. ये जो सिस्टम है ये कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं लाया एग्रीकल्चर में, डिड नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी. And contrary to customary Indian agriculture relation, the government did not reduce or pardon its revenue demand. So in case of drought, flood or crop failure, the Raiyat was still accepted to pay his share. Now Mahalwadi system. This system was introduced in Uttar Pradesh, part of Madhya Pradesh, Punjab, and this system had a common ownership of land by group of villages called mahals. जो head होते थे वो क्या करते थे, revenue collect करते थे. सो इनकी मैरिट्स की बात करें, जितना भी लैंड सिस्टम था वो इम्प्रोविज्ड था रूरल पॉपुलेशन का. द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज रिसीव पीरियडिकली दैट द गवर्नमेंट कुड रिवाइज द सेम. दिस वुड हैव नो लॉस टू द गवर्नमेंट बिकॉज इसको पीरियडिकली रिवाइज करा जाता था, इसमें कोई लॉस नहीं होता था. द रेवेन्यू सेटलमेंट कौन करता था, विलेज और विद ई स्टेट बाई ई स्टेट. डीमेरिट्स क्या है, द गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी, सीड्स, फ्लो, फर्टिलाइजर और एजुकेशन टू द फार्मर्स. The agriculture was stagnant and famine ravaged. The company share was fixed as high as 85%. According to William Digby, the British writer, 29 million people died during the famine. जब कब आया था, 1854 से 1901. Now effects of agrarian system of the people. क्या क्या इफेक्ट थे? First is the British East India Company had come to India for the purpose. भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया क्यों आई थी? प्रॉफिट कमाने के लिए, right? For dependent on the regular income from agriculture to fight their wars, pay their official and maintain their offices. So इसमें जो bad effect पड़ा था वो money lenders पे पड़ा. तो role of money lenders क्या था? So the Indian villages before advent of British had seen self-reliant and self-sufficient. They produce and consume their own goods. The village panchayat settle the dispute within the establishment of British rule. जैसे ही क्या होता है, ब्रिटिश रूल का स्टैब्लिशमेंट होता है, विलेज पंचायत दे लॉस्ट देयर अथॉरिटी. रेवेन्यू वाज फिक्स्ड विदाउट द रेफरेंस ऑफ द अमाउंट प्रोड्यूस्ड. सो व्हाट हैपेंड, जो परमानेंट और रैयतवाड़ी महालवाड़ी सिस्टम था, दे वर इंट्रोड्यूस्ड विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ इंटरेस्ट. भाई पेजेंट्स का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, अपने आप इन्होंने ये कर दिए. तो व्हाट हैपेंड व्हेन विद द न्यू लैंड ड्रॉज, लैंड बिकम saleable and individual right of ownership was recognized. The system of paying of revenue with specific time compelled many small landholders and mortgages to dispose of their property, right? And the peasants ultimately lost possession of his land or money lender and the peasants become poorer. और उन्होंने क्या करा, जो उनका पोजेशन था वो, जैसे ही क्या होता है इंडियन इकोनॉमी शटर्ड हो जाती है, इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाती है, and the people suffered. Profit was the main motive and the company servants carried on private trade. और इससे क्या हुआ, Indian merchants become tools in the hands of British. So it was a period of growing landless labor, heavy indebtedness of the peasants and rising illiteracy and poverty. Now decline of indigenous trade. India has a long enjoyed prominent position and cotton, woolen, silk, weaver, ivory, copper, silver, iron, gold and sandal. ये सारी क्या थी, मेन इंडस्ट्रीज थी जो आपकी कंट्री में सेटअप हुई थी. शिप बिल्डिंग की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज रही. इन 17th and 18th century वी हैव ढाका, कृष्णनगर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, सूरत, बरौच एंड अहमदाबाद. ये कुछ चीफ सेंटर्स थे जहां पे मैन्युफैक्चर करा जाता था फाइन क्लोथ, और यहीं से ही लार्ज प्रॉफिट कमाया जाता था बाय सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड. एग्रीकल्चर की बात करते हैं, द कंपनी डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. इट वाज reluctant टू अंडरटेक एनी इरिगेशन मेजर. तो लैंड कंटिन्यू टू बी टिल्डेड इन द ओल्ड स्टाइल. पुराने स्टाइल में ही हम लैंड को टिल्ट करते थे. द गवर्नमेंट डिड नॉट फॉलो एनी
famine relief policy. It accepted these famines as a normal occurrence, and the government not greatly interested in the increase of food production, but इन्होंने क्या करा, greater attention दी किसको, cash crop को. फिर है हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू. भाई जो नया सिस्टम क्रिएट हुआ, क्लास ऑफ लैंड होल्डर्स थे, दे विद द लीगल राइट्स, इन्होंने क्या करा, लैंड को कल्टीवेट करा और जितना भी वो प्रोड्यूस करेंगे उसका कुछ उन्होंने, कुछ पार्ट इन्होंने पे करा. एंड द रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज वेरी हाई. और इन स्पाइट ऑफ ऑल बेस्ट एफर्ट, इनडेप्टनेस, मतलब लोग पैसा दे नहीं पाते थे, इनडेप्टनेस इंक्रीज हुई, कंडीशन जो थी पीजेंट की वो बेकार होती गई दिन कर दिन. फिर डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री, धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन हुआ. इंडियन इकोनॉमी सफर्ड बैडली ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी. इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज जो थी वो डीपली डिक्लाइन कर रही थी. एंड दे पेट्रोनाइज मेनली बाय इंडियन प्रिंसेस एंड वेल्थी नॉवेल्स. तो ब्रिटिश की जो सिविल सर्विस थी और न्यू एजुकेटेड क्लास थी, दे प्रेफर्ड व्हाट, फॉरेन आर्टिकल्स. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड बॉट अ बिग डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा था, चीफ मशीन्स आपको यहाँ देखने को मिल रही थी, राइट. सो वी हैव कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. उसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ. सो द ब्रिटिश नीडेड इंडिगो, कॉटन, रॉ जूट, सिल्क, ओपियम, पेपर, टी एंड शुगर. दैट इज वाई ब्रिटिशर्स को फोर्स करा गया, या इंडियन फार्मर्स ने फोर्स करा गया कि आप क्रॉप प्रोड्यूस करो जहां से हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सके. So the Chinese government stopped any illegal opium trade, and the British declared war against China and tried to trade opium. The British needed indigo for coloring clothes. तो result क्या था? Indigo cultivation expanded in Bengal and started to move from India. इसकी great demand थी world में, right? And most of the farmers were not interested to cultivate indigo as it is not food crop. तो farmer ने क्या करा? They were more interested in cultivation of food as it could be feed. क्योंकि भाई ये क्या करेगा, पुअर फैमिली को फीड करेगा. फिर एग्रेरियन कुछ राइट्स हो जाते हैं, पीजेंट कंडीशन और ज्यादा वर्ड्स हो जाती है, एंड इंडिया बिकम एन एग्रीकल्चरल कॉलोनी ऑफ द इंडस्ट्रियल ब्रिटेन. इंडिया एग्रीकल्चर सवर्ड बिटवीन 1965 एंड 1857, विच वॉज लेड बाय फार्मर्स, रेवेन्यू फार्मर्स एंड विलेजर्स. तो क्या होता है, गवर्नमेंट एक कमीशन अपॉइंट करती है जो इंक्वायरी करेगी कि वाई जो डेक्कन राइट्स है, they took place in Pune and Ahmednagar district, unanimously held the poverty and consequent indebtedness, and it revolted in 1883 and again in 1890. 1889, the 7th decade of 19th century, क्या witness करिए, large scale rent related problem. Mopila farmers of North Kerala revolted against the oppression let loose by the landowner. Then we have Indigo revolt. इंडिगो जो रिबेलियन था वो अनदर इंपॉर्टेंट पीजेंट इनिशिएटिव था जो आपका शुरू हुआ था फरवरी मार्च 1859 में. यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स ने रिफ्यूज करा कि नहीं, हम कोई इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे. सो इंडिगो वाज यूज्ड एज अ डाई इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इंडिगो मैन्युफैक्चर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी. ठीक है, और वो फ्लरिश्ड हुआ बंगाल से, बिहार से, एंड दे गॉट ऑपरेशंस बाय विविड पोर्ट्रेट बाय द फेमस बंगाली राइटर दीन बंधु मित्र, जिन्होंने नील दर्पण प्ले लिखा था 1860 में. So the indigo industries declined later due to production of German synthetic dye, which was cheaper and more durable. The surprising aspect जो था रिवोल्ट का वो क्या था, वो सपोर्ट कर रहा था फ्रॉम बंगाली इंटेलिजेंसिया में. So who had otherwise shown no interest in the earlier peasant movement? This revolt elected much support from the press, and the newspaper described atrocities, and the 18-year-old Sisir Kumar Ghosh, वो फाउंडर और एडिटर थे अमृत बाजार पत्रिका के, एंड ही डिवोटेड इन हिमसेल्फ टू ऑर्गेनाइज इंडिगो कल्टिवेटर्स. इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी इंडिगो कल्टिवेटर्स के ऑर्गेनाइज करने. सो इन अप्रैल 1860 all the cultivators of Barsat subdivision undertook the great strike in the street of Indian peasantry. They declared a strike against the oppression of the planter. और उन्होंने रिफ्यूज करा कि हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे. तो हवालदार थे सीबो खान, who was at one of the indigo factory. What he described events that took on April 10, 1860. So in the morning, he got ready and marched to the village called Peare, where he almost immediately surrounded by 200 men armed with spear, bow and lathis.
ठीक है, इसमें जो रॉयट्स थे वो 52 विलेजेस के थे एंड सम ऑफ द रेबेलियन स्प्रेड टू मेनी एरियाज एंड द प्लांटर्स, जो प्लांटर्स थे वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे एंड दे शॉट गवर्नमेंट हेल्प। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जेपी ग्रांट मेट अ नंबर ऑफ पीजेंट, उनको प्रॉमिस करा कि हम तुम्हें रिलीफ दिलवाएंगे। सो इन 1866 to 68 वी हैव दरभंगा, चंपारण एंड बिहार विटनेस एगिटेशन बाय नील फार्मर एंड फाइनल blow of growing indigo came when a synthetic dye was invented। जब उसकी जगह सिंथेटिक डाई को इन्वेंट करा गया, बट द इंडिगो प्लांटेशन कंटिन्यूड इन बिहार एंड इट वाज महात्मा गांधी एफर्ट्स इन 1918 दैट फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, रिलीफ दिया किसको, जो पुअर पीजेंट थे चंपारण को। यहाँ पे केस स्टडी दी हुई है बंगाल और बिहार की। सो ये आउटरीच वाज फेल्ट बाय द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स इन बंगाल एंड बिहार एंड इट वाज अ डार्केस्ट चैप्टर एंड द कंडीशन जो थी कल्टिवेटर्स की वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी एंड प्लांटर्स रिस्पॉन्डेड बाय बर्निंग देयर राइट क्रॉप। द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और जो पुलिस थी उन्होंने ब्रिटिश प्लांटर्स को सपोर्ट करा अगेंस्ट द कल्टिवेटर, पर गवर्नमेंट ने क्या करा, रैदर देन इन्फोर्स द राइट ऑफ प्लांटर, इन्होंने क्या करा, पास करा एक्ट 8030 में अंडर द कल्टिवेटर्स हु ब्रोक इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स वर लायबल फॉर टू प्रोसिक्यूशन। The suffering of the cultivator evoked general sympathy among all classes, but there was no organized protest or nearby half century. Nevertheless, a new individual like Cecil Kumar Ghose published the cruelties of the planters in the newspaper. An organized movement against the oppression of the planters were headed by Vishnu Charan Vishwas or Digvambar Vishwas. There was also a strong disturbance, चंपारण में एक strong disturbance भी चल रहा था 1867 से 1868 में, from where we have forefront movement and in चंपारण in 1907 and he adopted means of passive resistance। और उन्होंने वो succeed भी हुए कि हम इस system को remove करेंगे into indigo plantation in Bihar, right? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.